नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग प्रगतिवाद देखेंगे। इसमें क्या है, पर इसका सन देख लीजिए। इसका सन है आप लोग का 1936 से 1942। प्रगतिवाद का समय है 1936 से 1942, ठीक है। क्योंकि कभी कभी सन भी पूछ देता है कि इसका समय काल क्या रहा है। तो प्रगतिवाद का रहा है आपका 1936 से 1942। चलिए, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की व्यक्त जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहते हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद और अकविता। तो इसको प्रगतिवाद कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। डिटेल देखते हैं कि सन 1935 से आगे के कुछ वर्ष प्रगतिवाद युग के वर्ष हैं। प्रगतिवाद मार्क्सवादी दर्शन के आधार पर चलता है, जिसमें वर्ग चेतना की प्रधानता है। ऐसा समझना चाहिए कि राजनीति में जो मार्क्सवाद है, काव्य में वही प्रगतिवाद। प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है। शुद्ध प्रगतिवाद कवियों के नाम नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन और गजानन माधव मुक्तिबोध आदि हैं। प्रगतिवाद कविता पर जैसे मार्क्स का प्रभाव है, वैसे प्रयोगवादी कविता पर फ्रायड का। प्रगतिवाद को साम्यवाद का साहित्यिक संस्करण कहा गया है। अब देखिए, प्रगतिवाद काव्य सृष्टि है, दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान, वैयक्तिक यथार्थ यथास्थितिवादी। तो इस ये देखिए, प्रगतिवाद काव्य सृष्टि है, वर्ग चेतना प्रधान, जो डिटेल अभी हम लोग ऊपर देखे हैं। तीसरा देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? तो नई कविता, प्रगतिवाद, समानांतर कविता, इनमें से कोई नहीं। तो ये है प्रगतिवाद का द्वंद्वात्मक क्या है, भौतिक विकासवाद, ठीक है। अब देखिए इसका डिटेल। प्रगतिवाद का उदय छायावाद के समाप्ति काल में सन 1936 के आसपास सामाजिक चेतना के साथ आरंभ हुआ। यह मार्क्सवादी दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बना कर चला। राजनीतिक दास्ता देश में एक ओर पूंजीवाद और सामंतवाद की शोषक शक्तियों को प्रश्रय दे रही थी, तो दूसरी ओर जनसामान्य के लिए भयावह गरीबी, अशिक्षा, असुविधा और अपमान की सृष्टि कर रही थी। साहित्य भी इससे प्रभावित हुआ, जिससे प्रगतिवाद साहित्य का आंदोलन प्रारंभ हुआ। वर्ष 1935 ईस्वी में एम फास्टर के सभापतित्व में पेरिस, लंदन में ये क्या है, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, प्रगतिशील लेखक संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। यहीं पर भारतीयों में से कुछ समाजवादी विचारधारा वालों ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, जिसमें मुल्कराज आनंद, सज्जाद जाहिर शामिल थे। वर्ष 1936 में सज्जाद जाहिर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। प्रगतिवादी काव्यधारा में छायावाद की जीवन शून्य होती हुई व्यक्तिवादी और वावी काव्यधारा की प्रतिक्रिया भी निहित थी। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रगतिवाद का आधार है रहस्यवाद, हालावाद, प्रकृतिवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो देखिए अभी हम लोगों ने डिटेल देखा, प्रगतिवाद का आधार क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था थी? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, हिंदी भाषीय, प्रांतीय। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। अगला प्रश्न देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? प्रेमचंद ने, नागार्जुन ने, राही मासूम रजा ने, सूर्यकांत त्रिपाठी ने, आरा ने। किसने की थी? प्रेमचंद ने की थी। लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सेम प्रश्न है, तो इसके कौन होंगे? प्रेमचंद जी होंगे। ऑप्शन देखिए इसमें, ऑप्शन डी सही है, प्रेमचंद जी, ठीक है। अब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई? तो अभी हम लोगों ने देखा 1936 में, ऑप्शन बी सही है। लखनऊ में आयोजित 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन के अध्यक्ष थे कौन थे? प्रेमचंद जी थे। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई? देखिए दो नाम थे, मुगलराज आनंद और सज्जाद जाहिर, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? छायावादी, रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, मार्क्सवादी प्रभाव और उपर्युक्त सभी। तो प्रगतिवाद के जन्म में ये उपर्युक्त सभी का योगदान है। और जो पहला प्रश्न था उसके बाद जो हम लोगों ने डिटेल देखा उसमें ये सारे पॉइंट थे। अब देखिए, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद और समाजवाद। तो ये रूपवाद जो है अमान्य है, ऑप्शन बी सही है। इसका डिटेल देख लेते हैं। प्रगतिवाद के अंतर्गत यथार्थवाद, पदार्थवाद तथा समाजवाद शामिल है। प्रगतिवाद के रूप संबंधी मत में चंद्रबली सिंह का मत है कि विचारधारा पर सब सही जोर देने के साथ ही प्रगतिवादी आंदोलन में काफी बड़े पैमाने पर साहित्य के रूपगत पक्ष की उपेक्षा की प्रवृत्ति रही। अतः स्पष्ट है कि प्रगतिवाद में रूपवाद शामिल नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है? धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, सामाजिकता का आग्रह, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषित वर्ग के प्रति घृणा, जन सामान्य के प्रति लोकमंगल की भावना। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए ही सही है कि धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था प्रगतिवाद में नहीं देखी जाती है। तो यही ऑप्शन ए सही है।
देखिए, प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। प्राचीन रूढ़ियों मान्यताओं का विरोध, मानवतावादी प्रवृत्ति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, समाज का यथार्थवादी चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दर्शन में आलोक में सामाजिक चेतना एवं ईश्वर के प्रति अनास्था। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? नागार्जुन। मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, धूमिल। तो वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का नाम था। ऑप्शन ए सही है। डिटेल देखते हैं। बाबा के नाम से प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। इनका जन्म 30 जून 1911 के मधुबनी बिहार के तिरौनी नामक गांव में हुआ था। आधुनिक हिंदी काव्य को और समृद्ध करने वाले नागार्जुन को 5 नवंबर 1998 को ख्वाजा सराय दरभंगा बिहार में निधन हो गया था। अब देखिए, नागार्जुन ने 1935 में दीपक जो मासिक तथा 1942-43 में विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। ये दीपक और विश्व बंधु, ये दोनों याद रखिएगा। हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाओं का सृजन किया। ये कई बार प्रश्न पूछा गया कि यात्री उपनाम से कौन ने अपनी रचनाएं करते थे, तो वो कौन थे? नागार्जुन थे। मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं का प्रारंभ उनका महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्र से माना जाता है। नागार्जुन ने संस्कृत तथा बांग्ला में भी काव्य रचना की। पत्रहीन नग्नगाछ मैथिली कविता संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला देखिए, इसी में देखिए अगला पॉइंट, इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जुतियों का कोरस, तुमने कहा था, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, रत्नगर भा, ऐसा भी हम क्या हैं, ऐसे भी तुम क्या, पक्का है कटहल, भस्मांकुर, इतनी जो है इनकी कृतियाँ हैं। इनकी अन्य कृतियों में शामिल बलचनामा, रतिनाथ की चाची, कुंभीपाक, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटे, ये नागार्जुन की अन्य रचनाएं हैं। अब देखिए, नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? तो हम लोग किस वर्ग को पढ़ रहे हैं, ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। ये प्रगतिवादी वर्ग की कवि है। नागार्जुन किस काव्यधारा के प्रति कवि है? प्रगतिवाद। ऑप्शन ये सही है। अब देखिए, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन थे? तो ये नागार्जुन ही थे, जो कबीर के बाद विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती दिए। डिटेल देखिए, नागार्जुन ने अपने समाज में व्याप्त समस्या तथा बुराइयों की जितनी गहराई तथा धमाकेदार तरीके से उठाया, उतना शायद कबीर के अलावा किसी ने नहीं उठाया। नागार्जुन ने भ्रष्टाचार, अवसरवादिता जैसी सामाजिक कुरीतियों पर चोट की, राजनीति की गरिमा तथा लोकतंत्र के मायावी जाल को तार तार करते हुए उसके वास्तविक चेहरे को सामने लाते रहे। पूंजीपति वर्ग के शोषण एवं अत्याचारों का विरोध करते हैं तथा मजदूरों, किसानों, छात्रों के हित की बात को बड़े जोरदार ढंग से सामने रखते हैं। बाबा नागार्जुन एक सशक्त कवि होते हुए भी एक समाज सुधारक की भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह उन्हें कबीर की परंपरा के कवि मानते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है। वह है, प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य को खोजता है। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। तो इसका ऑप्शन ए गलत है। प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है, नहीं, यही इसका गलत है। ऑप्शन ये सही है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर होने की प्रेरणा दी, जो मार्क्सवाद से विकसित हुई। प्रगतिवाद ने सौंदर्य को नए दृष्टिकोण से देखा। यह वर्तमान जनजीवन में सौंदर्य खोजता है। सौंदर्य का संबंध हमारे हार्दिक आवेगों और मानसिक चेतना दोनों से होता है। इन दोनों का संबंध सामाजिक संबंधों से होता है। प्रगतिवाद समीक्षक है रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, गुलाब राय और श्याम सुंदर दास। तो प्रगतिवाद के समीक्षक आपके हैं रामविलास शर्मा जी। ऑप्शन बी सही है। रामविलास शर्मा हिंदी में प्रगतिवाद समीक्षा पद्धति के एक प्रमुख स्तंभ थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ही एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित होते हैं जो भाषा, साहित्य और समाज को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। उनकी आलोचना प्रक्रिया में केवल साहित्य नहीं होता, बल्कि वे समाज, अर्थ, राजनीति, इतिहास को एक साथ लेकर साहित्य का मूल्यांकन करते हैं। रामविलास शर्मा की समीक्षा कृतियों में विशेष उल्लेखनीय है प्रेमचंद और उनका युग जो 1953, निराला 1946, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1954, प्रगति और परंपरा 1954, भाषा और संस्कृति 1954, भाषा और समाज 1961 और निराला की साहित्य साधना 1969। ये इनकी रचनाएं हैं रामविलास शर्मा की। अब देखिए, प्रगतिवादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल और हरिवंश राय बच्चन। तो ये प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। जयशंकर प्रसाद को आपको पता ही है, छायावादी कवि हैं। अब देखिए, तो इसका ऑप्शन सी सही है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इनका पहला काव्य संग्रह युग की गंगा आज़ादी के पहले मार्च 1947 में प्रकाशित हुआ। केदारनाथ अग्रवाल ने मार्क्सवादी दर्शन को जीवन का आधार मानकर
जनसाधारण के जीवन की गहरी व व्यापक संवेदना को अपनी कृतियों में मुखरित किया। केदारनाथ अग्रवाल के अन्य प्रमुख कविता संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, बोले बोल अबोल, जबुन जल तुम, कहे केदार खरी खरी, मार प्यार के थापे आदि। फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार कौन है? तो अभी हम लोगों ने देखा कौन है, केदारनाथ अग्रवाल जी। ऑप्शन ए सही है। जमुन जल तुम अभी हम लोगों ने देखा, ये किसकी रचना है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल जी की है। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, नींद के बादल, आग की झरना और युगधारा। तो देखिए आग की झरना और युगधारा ये दोनों रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, देखिए युग की गंगा तथा नींद के बादल, सॉरी ऑप्शन ए तथा ऑप्शन नहीं, सॉरी पहले डिटेल देखते हैं। युग की गंगा तथा नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृति है, जबकि युगधारा और नागार्जुन की कृति है। युगधारा किसकी है? नागार्जुन की कृति है। और केदारनाथ अग्रवाल ने आग का आईना भी लिखा है, किंतु विकल्प में आग का झरना। देखिए आग का आईना तो केदारनाथ अग्रवाल का है, लेकिन आग का झरना दिया है ये, तो इसलिए गलत है। तो सी और डी जो है केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। अतः विकल्प में दो रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना है, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। अबे सुन बेगुला, भूल मत गर, पाई खुशबू रंगो आब। इन पंक्तियों का संबंध है प्रगतिवादी कविता से, प्रयोगवादी कविता से, समानांतर कविता से, और इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रगतिवादी कविता से संबंधित है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रगतिवादी रचना कुकुरमुत्ता से ली गई है। इनकी अन्य प्रगतिवादी रचना है अणिमा, नए पत्ते, बेला तथा अर्चना। ठीक है, अब देखिए प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय और मुक्तिबोध। तो अज्ञेय जो है प्रगतिवादी कवि नहीं है, नागार्जुन, दिनकर और मुक्तिबोध जी हैं। अज्ञेय जी प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं बल्कि प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। ये प्रयोगवादी कवि हैं। नागार्जुन, दिनकर एवं मुक्तिबोध प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? पेशोले की प्रतिध्वनि ध्वनि, अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा और आसादे बूढ़ा। देखिए तो ये अंधेरे में जो है मुक्तिबोध की सबसे लंबी कविता है। ठीक है, अंधेरे में कविता के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इनके अन्य काव्य संग्रह हैं चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, अंतरदर्शन, आत्मसंवाद, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती और देखिए चंबल की घाटी आदि। राम की शक्ति पूजा निराला की लंबी कविता तथा आसादे बीड़ा अज्ञेय की है। तो देखिए आसादे बीड़ा किसकी है? ये अज्ञेय की है। और ये आपकी राम की शक्ति पूजा निराला की है, तो इसको भी याद रखिएगा। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध था। इनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश के कस्बे में हुआ था। यह अध्यापक, पत्रकार, विशिष्ट विचारक, कवि, कथाकार और समीक्षक के रूप में समादृत रहे। उन्होंने अंधेरे कविता की लंबी व्याख्या करते हुए अस्मिता की खोज की बात उठाई। अब देखिए चांद का मुंह टेढ़ा के रचयिता कौन है? तो ये बहुत फेमस रचना है, नागार्जुन, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, धूमिल। तो चांद के मुंह टेढ़ा के रचयिता मुक्तिबोध जी ही हैं। ठीक है, अब देखिए भूल गलती कविता के लेखक, तो अभी हम लोगों ने देखा कौन है? मुक्तिबोध जी हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, अंधेरे में कविता किसने लिखी है? तो ये भी मुक्तिबोध ने ही लिखी है। ऑप्शन ए सही है। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। देखिए रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसके भी लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध ही हैं। कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध ने कामायनी एक अध्ययन के नाम से आलोचना पुस्तक की पांडुलिपि तैयार की थी, लेकिन वह प्रकाशित होकर बाजार में नहीं आ पाई। इसी पुस्तक उन्होंने पुनः संशोधित, परिवर्तित करके कामायनी एक पुनर्विचार के नाम से प्रकाशित कराया। मुक्तिबोध के जीवन काल में उनकी एक उल्लेखनीय पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा सेकेंडरी स्कूलों के छात्रों के लिए प्रकाशित हुई। अब देखिए रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? मेरे सहचर मित्र, अंधेरे में, इस चौड़े ऊंचे टीले पर और मुझे पुकारती हुई। तो ये ऑप्शन भी है, अंधेरे में रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की कविता में नहीं है और सब में है। तो देखिए मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस एवं अंधेरे में कविताओं में फैंटेसी है, अर्थात एक जादुई कथा में आधुनिक जीवन अनुभव की अभिव्यक्ति है। इन कविताओं में गहरा मानसिक संघर्ष, तनाव और छटपटाहट है। अब देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा है में कौन सी कविता संकलित नहीं है? जन्मदिन की धूप में, एक स्वप्न कथा, भूल गलती और ब्रह्म राक्षस। तो ये जन्मदिन की धूप में उसमें संकलित नहीं है। ऑप्शन ए सही है। देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना चांद का मुंह टेढ़ा में भूल गलती, एक स्वप्न कथा, ब्रह्म राक्षस, पता नहीं, डूबता चांद कब डूबेगा, मुझे याद आते हैं आदि कविताएं संकलित है। चांद का मुंह टेढ़ा
है का प्रकाशन सन 1964 में हुआ था, जबकि जन्मदिन की धूप में कविता केदारनाथ सिंह द्वारा रचित है, जो अकाल में सारस कविता संग्रह में संकलित है। अगला देखिए, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया है? विपात्र, एक साहित्यिक की डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा और भारत इतिहास और संस्कृति। तो मुक्तिबोध की भारत इतिहास और संस्कृति को प्रतिबंधित किया गया था। ऑप्शन डी सही है। मुक्तिबोध की पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति को प्रतिबंधित किया गया था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश न्यायालय में मुकदमा चला था। इसका निर्णय था कि इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर इसे पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक संस्करण की भूमिका में मुक्तिबोध ने लिखा है कि इतिहास की पुस्तक नहीं है, इस अर्थ में कि सामान्यतः इतिहास में राजाओं, युद्धों और राजनीतिक उलटफेरों का जैसा विवरण रहता है, वैसा इसमें नहीं है। युद्धों और राजवंशों के विवरण में न अटककर मैंने अपने समाज और उसकी संस्कृति के विकास पथ को अंकित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में है? ब्रज, मैथिली, अवधी और भोजपुरी। तो त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त अवधी भाषा में है। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अलावा अवधी बोली मतलब पूर्वी हिंदी तो में है। त्रिलोचन का साहित्य सफर पत्रकारिता से शुरू। देखिए पूर्वी हिंदी में कौन आता है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, 3 बोलियां जो पूर्वी हिंदी में आती हैं। आगे हिंदी साहित्य को 3 प्रगतिशील कवियों में एक स्तंभ माने गए। यही से वास्तव में अवधी कविताओं में तरक्की देखने को मिलती है। त्रिलोचन जी ने अवधी में एक अच्छी रचना अमोला लिखी, जिसमें 2700 बरवे एक साथ हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है। हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, त्रिधारा। तो कौन है त्रिधारा? दिनकर की रचना नहीं है। हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी तो है, लेकिन त्रिधारा नहीं है। त्रिधारा दिनकर की काव्य रचना नहीं है, बल्कि ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं बिखरे मोती जो 1932 में, उन्मादिनी 1934 में, सीधे साधे चित्र 1947 में, मुकुल और मिला तेज से तेज इत्यादि जो है इनकी। और देखिए अन्य महत्वपूर्ण है, बुंदेलखंडी लोक शैली में लिखी गई सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी अपने समय में काफी प्रसिद्ध हुई। अब देखिए और डिटेल देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान को की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए तटरक्षक जहाज को सुभद्रा नाम दिया है। भारतीय डाकतार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका जो 1935 में, हुंकार 1940 में, रसवंती 1940 में, द्वंद्व गीत 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, सामधेनु 1947 में, रश्मिरथी 1952 में, उर्वशी 1961 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, संस्कृत के 4 अध्याय और हारे को हरिनाम इत्यादि हैं। रेणुका दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है। उर्वशी इनका दूसरा विशिष्ट प्रबंध है, जिसे गीति नाट्य भी कहा गया है। कथा का 5 अंकों में विभाजन और कथोपकथन पद्धति के कारण इसे नाट्य की स्थूल संज्ञा दी जा सकती है, पर इसमें नाटकीयता का अभाव है। मूलतः यह प्रबंध काव्य है। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो अभी हम लोगों ने देखा किसकी है? दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की इस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। मतलब रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी ऐसी कृति है जिसको आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी। तो ये है आपका ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र को जो है आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। अगला देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया। युद्ध की समस्या को लेकर लिखे गए प्रबंध काव्यों में कुरुक्षेत्र का स्थान बहुत ऊंचा है। कुरुक्षेत्र एक काव्यात्मक गीत है जिसमें आध्यात्मिक चिंतन के स्थान पर आधुनिक जीवन के प्रश्नों का चिंतन है। अगला देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? लोकायतन, कुरुक्षेत्र, आर्यावर्त, उन्मुक्त। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, ऊपर आप लोग बहुत बार देख चुके हैं, तो वो है कुरुक्षेत्र। अब देखिए अगला आप देखिए, 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत है? तो देखिए शिवमंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं से उद्धृत है कि 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ठीक है, अगला देखिए दिनकर के जनतंत्र का जन्म नामक शीर्षक से उद्धृत है ये। अब देखिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है क्वास, रश्मि रेखा, उर्मिला, कुमकुम। तो ये कुमकुम है बालकृष्ण शर्मा नवीन का क्या है? प्रकाशित काव्य संग्रह। देखिए डिटेल देखते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन सन
1930 तक कवि के रूप में यशस्वी हो चुके थे, परंतु पहला कविता संग्रह कुमकुम 1936 में प्रकाशित हुआ। इस गीत संग्रह का मूल स्वर यौवन के पहले उद्यम प्रणयावेग एवं प्रखर राष्ट्रीयता का है। अन्य फैक्ट देखते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रथम रचना आह्वान 1918 में प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आह्वान का वास्तविक नाम जीव ईश्वर वार्तालाप है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रेशमी रेखा 1951, अपलक 1952 और क्वासी काव्य संग्रह है। 1931 में गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात कई वर्षों तक वे प्रताप पत्रिका के प्रधान संपादक के रूप में कार्य करते रहे। हिंदी की राष्ट्रीय काव्यधारा को आगे बढ़ाने वाली पत्रिका प्रभा का संपादक में इन्होंने 1921 से 1923 ईस्वी में किया। अगला देखिए, नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक कौन है? शंभुनाथ अज्ञेय, नरेश मेहता, उमाशंकर तिवारी। तो यहाँ शंभुनाथ सिंह ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए, इसका डिटेल। नवगीतकार योगेंद्र दत्त शर्मा की प्रतिभा से प्रभावित होकर डॉक्टर शंभुनाथ सिंह ने नवगीत दशक योजना में उन्हें प्रमुख कवि के रूप में संकलित किया। उनके द्वारा संपादित नवगीत दशक 1, 2, 3 है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रयोगवाद। थैंक यू सो मच।